तो चलिए आज बाकी बची हुई कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स को भी कवर कर लेते हैं। आइए देखिए, सबसे पहले हमारे पास है पीपीएम, टेम्परेचर डिपेंडेंट की ही बात कर रहे हैं। याद होगा आपको, जिसमें हम किसको कंसिडर करते हैं, वॉल्यूम को। जिसमें भी वॉल्यूम होगी वो टेम्परेचर से प्रभावित होगी, मतलब टेम्परेचर डिपेंडेंट होगी। ठीक है, तो सबसे पहले पीपीएम आता है। ये पीपीएम आपने बहुत अच्छे से नहीं सुना होगा, इसको बोलते हैं पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन पीपीएम की फुल फॉर्म होती है। ये कहां पर यूज होती है, जैसे कि हमें एयर पॉल्यूशन चेक करना हो। फॉर एग्जांपल आपको चेक करना है कि दिल्ली के अंदर का पॉल्यूशन लेवल कितना है, तो वो क्या करते हैं, 1 मिलियन पार्टिकल्स एयर के गैदर कर लेते हैं। किसी कंटेनर में 1 मिलियन पार्टिकल्स एयर के गैदर करके उसके अंदर चेक करे जाते हैं कि कार्बन के कितने पार्टिकल्स हैं। अगर कार्बन के बहुत ज्यादा पार्टिकल्स हैं, दैट मीन्स कि वहां पे पॉल्यूशन का लेवल काफी हाई है। और अगर कार्बन के पार्टिकल्स कम हैं, जैसे लॉकडाउन में काफी कार्बन के पार्टिकल्स कम हो गए थे क्योंकि ऑटोमोबाइल सारे बंद हो चुके थे, तो उस केस में हम क्या बोल सकते हैं कि पीपीएम कम हो गया। मतलब पीपीएम के साथ हम उसको कैलकुलेट करते हैं, उसको जज करते हैं। तो आइए देखिए इसका फॉर्मूला, पार्ट्स पर मिलियन। अब मिलियन को बोलते हैं 10⁻⁶, मतलब 1 के पीछे 6 जीरो हैं हो तो हम इसका फॉर्मूला क्या लिखते हैं, मास ऑफ सॉल्यूट। अब पीपीएम 2 तरह का आता है, मास अपॉन वॉल्यूम एंड वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम। दोनों में वॉल्यूम है तो टेम्परेचर डिपेंडेंट तो रहेगा। तो मास ऑफ सॉल्यूट ऊपर हमेशा किसको रखना है, सॉल्यूट को, एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन नीचे किसको रखना है, सॉल्यूशन को। ये बात तो आपको पता है। और मल्टीप्लाई किससे करना है, मिलियन से, क्योंकि पर मिलियन। अगर आपको याद हो, पर सेंट अगर बोलते हैं, पर सेंट, सेंट मीन्स होता है 100, तो हम यहां मल्टीप्लाई किससे करते होते हैं, 100 से। अभी बोल रहे हैं पार्ट पर मिलियन, तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10⁻⁶ से, इसको मिलियन बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं, पीपीएम का नेक्स्ट है हमारे पास वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम के अंदर क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब दोनों तरफ ही वॉल्यूम है। अब आप पूछेंगे सर सॉल्यूट का मास किस में लेके आना है, ये बात हमने नहीं डिस्कस करी। अगर ये ग्राम में लेके आते हैं तो ये ml में आएगा, और अगर आप इसको kg में लेके आते हैं तो ये लीटर में आएगा। इस तरीके से इनके यूनिट्स आपको ध्यान में रखने हैं। वॉल्यूम सेम, अगर ये ml में है तो ये भी ml में होगा, अगर ये लीटर में है तो ये भी लीटर में होगा, उस वे से। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10⁻⁶। ये पार्ट्स पर मिलियन वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम वाला फॉर्मूला बन जाता है, जो कि आप सारे फॉर्मूलाज में वो पर्टिकुलर फंडा ही यूज करते हुए देख रहे हैं। क्या, सॉल्यूट ऊपर रखो एंड सॉल्यूशन को नीचे रखो। तो यही बात मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, तो आपको ये समझ में तो आ ही गया होगा ना कि क्या हम एक्चुअल में डिस्कस कर रहे हैं। तो सारी जगह पे सारे फॉर्मूलाज में एक ही चीज डिस्कस हो रही है, पर फॉर्मूला को यूज करने की जगह अलग होने के कारण फॉर्मूला भी अलग बन जाता है। जैसे पीपीएम बन गया है एक अलग फॉर्मूला। आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं हम टेम्परेचर इंडिपेंडेंट के अंदर। टेम्परेचर इंडिपेंडेंट इज वेरी लेस यूज्ड, बहुत कम यूज होता है, पर इसमें से कुछ ऐसी टर्म्स इंपॉर्टेंट उठ के आई जो बहुत ज्यादा यूज हो रही हैं, और उन्हीं को मैं आपके साथ डिटेल में डिस्कस कर रहा हूं। अभी आपको 2 मिनट में समझ में आ जाएगा कि टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म्स कौन कौन सी होती हैं। देखिए पहली टर्म, परसेंटेज मास बाय मास, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन। अगर आपने सॉल्यूट का मास ग्राम में लिया तो मास ऑफ सॉल्यूशन भी किस में लो, ग्राम में। और अगर आपने इसको केजी में लिया तो इसको भी आप किस में लो, केजी में। और आपको ये याद रखना है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट जो होता है वो मास पे डिपेंडेंट होता है। टेम्परेचर इंडिपेंडेंट जो होता है वो मास पे डिपेंडेंट होता है, और मास पे डिपेंडेंट होने के कारण हम उसमें वॉल्यूम कभी भी कंसीडर नहीं करते हैं। ये खास बात, अगर कहीं वॉल्यूम दिख गई तो ये बात मेरी पक्की मान लीजिएगा कि वॉल्यूम दिखने पे सारा काम खराब हो सकता है, कि वो टेम्परेचर डिपेंडेंट में चला जाएगा। अपने दिमाग को थोड़ा फोकस्ड रखिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगर आपके पास ये उन्होंने बोला परसेंट में ढूंढिए, तो साथ में आपने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। नेक्स्ट, लेट वेट ऑफ सॉल्यूशन भी 100। ये लाइन में हर बार क्यों लिख देता हूं, मैंने आपको ये बात बोली कि अगर आपको कभी भी कोई न्यूमेरिकल आता है, जैसे उन्होंने ऐसे करके लिख दिया 50%
वेट बाय वेट या मास बाय मास ऐसे करके लिख दिया, तो आपको क्या समझना है इसमें 50, ये क्या है मास, तो 50 ग्राम क्या होगा सॉल्यूट, इसको हमेशा सॉल्यूट समझना है। और मास क्या होगा, जो सॉल्यूशन है वो क्या होगा 100 ग्राम होगा सॉल्यूशन। 50% मास बाय मास, 50 ग्राम सॉल्यूट होगा और 100 ग्राम सॉल्यूशन होगा। सेकंड चीज मोल फ्रैक्शन। अब हमारे पास नेक्स्ट जो टर्म हमने डिस्कस करनी है मोल फ्रैक्शन, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको इतने सारे क्वेश्चंस में मोल फ्रैक्शन मिलेगी ना, तो मैं इसको पूरा डीप में जाके समझाने वाला हूं, बहुत ध्यान से समझिएगा। आपके सारे क्वेश्चन होने चाहिए, अगर आप यहां पे समझने आए हो तो ये बात पहले कंसिडर करके रखना। अगर आप मेरा लेक्चर लगा के चले गए हो और आपने प्रॉपर नोट्स बनाए हैं, ध्यान से सुन लिया है, और अगर कोई बच्चे ने मतलब हैट्स ऑफ वाला काम कर दिया, इसको 2 बार सुन लिया है, तो कहानी खत्म। आपसे सारे क्वेश्चन होने वाले हैं, मैं करके भी दिखाऊंगा क्वेश्चन। चलिए जैसे मान लेते हैं मोल फ्रैक्शन, अब कॉन्सेंट्रेशन ढूंढना है। मान लो कि आपके पास ए जो है वो यहां पे सॉल्यूट है और बी जो है वो आपके पास सॉल्वेंट है, और आपको पता है सर सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलके ही सॉल्यूशन बनाते हैं, तो हम इस वाले कंटेनर में क्या बनाने की कोशिश कर रहे हैं, सॉल्यूशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं इस वाले कंटेनर में। तो मैंने क्या करा, ए भी डाला और बी भी डाला। जब दोनों डाले तो यहां पे ए प्लस बी दोनों मिक्स हो चुके हैं इस कंटेनर के अंदर, और यहां पे क्या बना चुके हैं, सॉल्यूशन। तो इस कंटेनर में जैसे ही सॉल्यूशन बना, मैंने उनसे ये पूछा कि इस सॉल्यूशन में, जैसे मान लो आप ये मान लो कि ए जो है वो लेमन है, नींबू का रस है, ठीक है, और बी जो है वो वाटर है। अब मुझसे ये पूछा गया कि आपने ये जो नींबू पानी बनाया है इसमें कितना कॉन्सेंट्रेशन नींबू की है, नींबू की कॉन्सेंट्रेशन पूछी, और उसने कहा आप कॉन्सेंट्रेशन किस टर्म्स में बताएंगे, मोल फ्रैक्शन। और मोल फ्रैक्शन को हम किससे डिनोट करते हैं, एक्स से। मतलब हमें यह बताना है कि इस सॉल्यूशन के अंदर कितना नींबू का रस है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ चीजें हमें गैदर करनी है। जैसे कि सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि आपने कितना नींबू डाला, मतलब कितने मोल्स ऑफ ए इसके अंदर गए थे, ऐसे यहां से, और कितने मोल्स ऑफ बी इसके अंदर गए थे, मतलब मोल्स ऑफ बी भी पता करिए। मोल्स का मतलब कितना अमाउंट आपने बीच में डाला है। ज्यादा नींबू डालोगे ज्यादा खट्टा होगा, कम डालोगे कम खट्टा होगा, तो वो मोल्स के बारे में पता करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो टोटल मोल्स क्या हुए, एनटी, मतलब मोल्स ऑफ ए प्लस मोल्स ऑफ बी। जब मोल्स ऑफ ए और मोल्स ऑफ बी जब ऐड होते हैं तो क्या बन जाते हैं, टोटल मोल्स। अब मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट करना हो, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट ए। अब आपसे क्वेश्चन किसका पूछ रहे हैं, मोल फ्रैक्शन पूछ रहे हैं ए का। वेट अ मिनट, इसको जरा, हाँ, मोल फ्रैक्शन किसका पूछ रहे हैं, ए का। तो आपको क्या करना बेटा, यहां पे लिखना है एक्स के नीचे ए, एक्स के पैर में क्या आना चाहिए, ए आना चाहिए। तो एक्स के पैर में अगर ए आ गया तो ये क्या डिफाइन कर रहा है कि आप किसकी मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हो, ए की निकाल रहे हो। तो उसको आप बोलोगे मोल्स ऑफ ए अपॉन मोल्स ऑफ टोटल मोल्स, मोल्स ऑफ सॉल्यूट या ए जो भी है अपॉन टोटल मोल्स। दोबारा से, मोल फ्रैक्शन ए जो है ये ऐसा लिखा हो तो आपको क्या समझना है कि हम यहां पे कॉन्सेंट्रेशन किसकी बता रहे हैं, ए की कॉन्सेंट्रेशन बता रहे हैं, ठीक है बेटा। और ए की कॉन्सेंट्रेशन बताने के लिए हमेशा आपको ऊपर किसके मोल्स रखने हैं, ए के, नीचे टोटल मोल्स। टोटल मतलब दोनों को ऐड करके, ये लिख दिया मैंने, मोल्स ऑफ ए प्लस मोल्स ऑफ बी को ही टोटल मोल्स बोलते हैं। तो हमने ए को ऊपर रखे, क्यों, अब याद रखिएगा मोल्स ऑफ ए को क्यों ऊपर रखा, सर कॉन्सेंट्रेशन ए की निकाल रहे हैं तो ऊपर भी मोल्स किसके रखेंगे, ए के ही रखेंगे। ये मोल फ्रैक्शन को समझने का तरीका है। यहां पे आपकी इक्वेशन नंबर 1 बन गई, ठीक है। अगर हमसे बोलते कि अब पानी की कॉन्सेंट्रेशन, आपने कितना पानी डाला उसमें, नींबू पानी में, तो मतलब मोल्स ऑफ बी अब लेंगे। जैसे कि मोल फ्रैक्शन अब हम किसके निकालने जा रहे हैं, सॉल्वेंट का, वाटर का, बी का। तो हम कैसे निकालेंगे, एक्स बी, मतलब मोल फ्रैक्शन किसकी, बी की। तो ऊपर मोल किसके आएंगे, बी के, नीचे मोल किसके आएंगे, टोटल वाले। तो एन बी मतलब टोटल, मतलब मोल्स ऑफ बी अपॉन टोटल मोल का मतलब क्या होता है, मोल ऑफ ए प्लस मोल ऑफ बी।
तो हमने इस तरह से, अगर आप हमसे जो भी मोल फ्रैक्शन में पूछोगे हम बताएंगे। आप पूछोगे ए का कॉन्सेंट्रेशन निकालो, हम ए का भी निकाल के दिखा देंगे। आप पूछोगे बी का भी निकाल के दिखा देंगे। अगर आप बोलोगे दोनों के मोल फ्रैक्शंस को ऐड कर दो तो वो हमेशा 1 आने वाला, ये ध्यान रखना। सर ये कैसे आएगा, देखते। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए आपने क्या लिखा हुआ है, Na/Nt। आप चाहो तो ये भी उठा सकते हो, मैंने कौन सा उठाया, ये वाला Na/Nt। मैंने यहां पे लाके इसको लिख दिया। उसमें ऐड क्या करना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। मोल फ्रैक्शन ऑफ बी क्या था, Nb/Nt। तो आप इसको यहां पे लाके रख दीजिए Nb/Nt। जब इन दोनों को ऐड करोगे तो जो एलसीएम है वो Nt आ जाएगा और ऊपर Na प्लस Nb। Na प्लस Nb ही तो Nt था, यही तो था। तो यहां पे भी Nt आ जाएगा ऊपर, Nt से Nt कट जाएगा, मतलब टोटल मोल से टोटल मोल कट जाएगा और यहां पे आंसर आ जाएगा 1। तो इनको ऐड करके आंसर क्या आता है, 1। हमेशा याद रखिएगा, क्यों, क्योंकि बहुत बार आपको क्या होगा, जैसे मान लो कि आपको ये वाली मोल फ्रैक्शन दी है क्वेश्चन में और उन्होंने कहा है कि बी वाली मोल फ्रैक्शन निकाल के दिखाइए, तो आप बड़े आराम से निकाल दोगे। कैसे, एक्स बी निकालना हो तो क्या करेंगे, 1 - XA। और अगर XA निकालना हो तो आप क्या करेंगे, 1 - XB। इस तरीके से कुछ सवाल बनते हैं। XB निकालना हो 1 - XA और XA निकालना हो तो 1 - XB। कुछ इस तरह से हम इसका पूरा क्वेश्चन करते हैं जब हम यूज कर देते हैं। दिमाग में पूरा एकदम एक्टिवेट रहना चाहिए। ऐसे नहीं कि आप वैल्यूज ढूंढ रहे हो, सर मोल्स तो दिए नहीं, मोल नहीं दिए, मोल फ्रैक्शन दी है, मोल फ्रैक्शन से दूसरी मोल फ्रैक्शन भी निकल आएगी। ये को याद रखो ना, इसको लिखो आप अपने पास, दिमाग में रखो, क्योंकि इन दोनों को ऐड करके क्या बनेगा, हमेशा 1 बनेगा। क्या बात समझ में आ रही है? हाँ, अगर आपसे कोई बोले कि सॉल्यूट और भी हो सकते हैं बेटा, 3 भी हो सकते हैं। मान लो कि यहाँ पे C भी था, C को भी आपने बीच में डाला है, तो आप क्या बोलेंगे, अब मोल्स ऑफ C ऐड करके इनका टोटल मोल्स बनेंगे और आप XC भी अब बना सकते हो। XC वही मोल्स ऑफ C को ऊपर रख के नीचे टोटल मोल्स रख के, हो सकता है, बड़ा कुछ हो सकता है, बड़े आराम से होंगे क्वेश्चन। ठीक है, आगे चल रहे हैं मोलैलिटी। अब इस चैप्टर के अकॉर्डिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अर्थात अगले चैप्टर्स में या और चैप्टर्स में ये बहुत ज्यादा यूज नहीं होती है, पर इस चैप्टर में आगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आने वाली हैं, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। सारे के सारे क्वेश्चन वहीं से बनते हैं। तो उन टॉपिक्स को करने के लिए आपको मोलैलिटी आनी बहुत ज्यादा जरूरी है। मोलैलिटी को हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं और इसकी डेफिनेशन मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन, मतलब या कह सकते हो मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन पर केजी वेट ऑफ सॉल्वेंट। इसकी ये चीज ध्यान में रखना, यही है फसाद की जड़। यहां पे काम गलत हो जाएगा, इसको मैंने खास डब्बे में रख दिया, इसके नीचे स्टार लगाओ, स्टार लगाओ, यहीं पे गलती होगी, यहां पे कांटे लगाओ, कुछ भी करो, इसको याद रखो कि आपको नीचे सॉल्वेंट लेके आना है। सारी टर्म्स में आपने नीचे सॉल्यूशन रखा, पर इसमें नीचे क्या आएगा, सॉल्वेंट आएगा। बात को याद रखिएगा, इसको भूलना नहीं है किसी भी हाल में। दोबारा से, आपने डिनोमिनेटर में क्या रखना है बेटा, सॉल्वेंट रखना है, और न्यूमिनेटर में क्या रखना है बेटा, सॉल्यूट। सॉल्यूट तो अपनी जगह बैठा है, पर नीचे सॉल्यूशन लिखते हैं हम हर जगह, यहां सॉल्वेंट आएगा। तो फॉर्मूला फिर दोबारा से डेफिनेशन, मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन पर केजी वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो ऊपर क्या लिखेंगे, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नीचे वेट ऑफ सॉल्वेंट, किसमें, केजी में। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, मोल्स को गिवन मास अपॉन मोलर मास इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम्स। अगर ग्राम्स में है तो ऊपर आप 1000 लगाएंगे, अगर केजी में हुआ तो 1000 लगाने की जरूरत नहीं है। कहने का मतलब गिवन मास अपॉन मोलर मास, और नीचे अगर मास आपको मिल जाए केजी में, किसका, बार बार बोल रहा हूं सॉल्वेंट का, क्योंकि सारे बच्चे जब भी मैं टेस्ट चेक करता हूं सभी की गलती यही होती है, वो सॉल्यूशन उठा लेते हैं। मोलैलिटी क्यों नहीं समझ रहे हो, दिमाग को अपने पूरे टिकाने पे रख के बात समझो। मोलैलिटी का क्वेश्चन इस चैप्टर को समझने के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। आपको कॉन्सेप्ट एकदम स्ट्रांग होना चाहिए, मतलब हर समय डिनोमिनेटर में क्या आएगा, हर समय डिनोमिनेटर में क्या आएगा, सॉल्वेंट। कब,
जब मोलैलिटी चलेगी, बाकी सारी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स में डिनोमिनेटर में सॉल्यूशन आता है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? इसको बार बार रिवाइज करिए, एक बार और वीडियो को सुनिएगा, जब आप कॉपी को नहीं यूज कर रहे हो बड़े ध्यान से सुनिएगा, स्पीड इंक्रीज करके 1.5 पे सुनिएगा, तो आपके बिल्कुल कॉन्सेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन को पढ़ने वाले हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है आगे चलने के लिए। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।